सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा है आप सब परिवार सहित अपने अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं आपका हिंदी अध्यापक देव कुमार आचार्य वसंत पाठ 3 हिमालय की बेटियां लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक नागार्जुन हैं। इनका जन्म 30 जून सन 1911 ईस्वी में दरभंगा बिहार में हुआ। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। मैथिली, बांग्ला, संस्कृत एवं हिंदी में इनकी काव्य रचनाएं भी मिलती हैं। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हुई। इन्हें सन 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हिमालय की बेटियां पाठ 3। हिमालय की बेटियां कहा गया है नदियों को। नदियों को क्यों कहा है? क्योंकि लेखक ने नदियों का वर्णन मानव मानकर किया है। यानी कि यहाँ पर जो वर्णन है वो मानवीकरण वर्णन है। मानव माना है प्रकृति की इन नदियों को, इसलिए इसको बोला गया है हिमालय की बेटियां। हिमालय से निकलती हैं नदियां, हिमालय से इनका जन्म होता है, इसलिए नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है। अब चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किनको? नदियों को। लेखक कह रहा है अभी तक मैंने उनको दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति में प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला यानी अच्छे कुल की महिला जो होती है वो शांत होती है, गंभीर होती है, उसमें चंचलता बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा था, लेखक ने देखा था इनको। कहाँ पर? मैदानों में। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और बुआ की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। कौन? नदियाँ। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना, कूदना, हिमालय खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी यानी कि हाव भाव, दृष्टिगोचर जो होते हैं, देखने में जो लगता है उसे कहते हैं भाव भंगी अर्थात हाव भाव। इनका यह उल्लास यानी उमंग कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल यानी आश्चर्य और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, इन नदियों की बाल लीला को देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ यानी कि बर्फ़ से सुसज्जित जो नंगी पहाड़ियाँ हैं, अर्थात पहाड़ की जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, उन पर जब बर्फ़ जम जाती है तो उनको बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियों की संज्ञा दी गई। छोटे छोटे पौधों से हरी भरी घाटियाँ, बंदूर अतिपत्याकाएँ अर्थात चोटियाँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ अर्थात हरी भरी, सरसब्ज हरी भरी,
जो छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ऐसा है इनका बाल लीला निकेतन। ऐसा है इनका बाल लीला निकेतन, अर्थात इनका जो घर है वो इस प्रकार से है, इसलिए बोला गया है इनका बाल निकेतन। बाल निकेतन इसलिए भी कहा गया है तो जहाँ बालक खेलते हैं उसे बोलते हैं बाल निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीते बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय, यानी कि केवल शांति के अलावा, शांत वातावरण के अलावा वहाँ कुछ नहीं है उनके पास। और रखा ही क्या है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, काबुल ये भी एक नदी है, कुंभा, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अर्थात इन सभी का जन्म हिमालय पर्वत से बताया गया है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही हैं। अर्थात जो समुद्र, जो पर्वतों पर, हिमालय पर्वत पर बर्फ़ की चोटियां हैं, बर्फीली चोटियां हैं, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां हैं, में चोटियों पर बर्फ़ पता नहीं कब से ऐसे ही पड़ती चली आ रही है और वो बर्फ़ की परत दर परत जमती चली आ रही है। जब वो पिघलती है तो पानी का रूप लेती है और पानी का जब रूप लेती है तो उससे एक धारा फूट पड़ती है, वही नदियाँ वहाँ से निर्माण होती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब ये नदियाँ समुद्र पर्वत से निकलकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं और समुद्र एक ऐसा गंतव्य स्थान है जहाँ इनकी यात्रा समाप्त हो जाती है, ये समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जो इनका हाथ पकड़ता है, इनका दामन पकड़ता है। अर्थात यहाँ संज्ञा दी गई है कि पर्वत, हिमालय पर्वत जो है वो तो है इन नदियों के पिता और समुद्र को मान लिया गया है इनका पति। अर्थात इनकी जो यात्रा है वो अपने पति के घर जा कर के समाप्त हो जाती है। जिन्होंने इन मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, कालिदास की रचना है मेघदूत, उन्होंने कहा था वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई है और सोचा कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। किस नतीजे पर?
कि वास्तव में इनको जो मानवीकरण किया गया है, किसी ने बहन माना है, किसी ने माता माना है, किसी ने प्रेयसी माना है, तो वास्तव में ये लगती भी इसी प्रकार की हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का दर्जा दिया है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का दर्जा दिया है। और कहा है इनको, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा लगेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उसके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस पर गतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। तो कवि ने अपनी थोड़ी सी 2-4 पंक्तियाँ लिखी हैं। उन पंक्तियों के बारे में देखिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, वाह मुदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, पर कति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। नागार्जुन, ये पंक्तियाँ लिखी हैं नागार्जुन ने, इसलिए ये पाठ अब आपको पढ़ा दिया गया है। एक बार बार इसको दोहराएं और देखें। इसके प्रश्न उत्तर भी आपको साथ में दे दिए जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको